अब आइए अब आपको बताते हैं वातावरण, जो पर्यावरण के बाद जो है पर्यावरण का दूसरा रूप है या पर्यावरण को ही वातावरण कहा जाता है। तो आज हम वातावरण के विषय में आपको पढ़ाएंगे। इसके पहले वंशानुक्रम हो चुका था और इस पाठ का नाम ही है वंशानुक्रम एवं वातावरण। इसी के साथ साथ कुछ कठिन शब्दों के बारे में चर्चा करेंगे जो आपके समझ के परे हो या आप हो सकता है न पढ़े हो और वो टैग परीक्षा में वो शब्द आए हैं। तो इसी वीडियो में आपको हम ये भी बताएंगे। सबसे पहले आते हैं वातावरण। वातावरण को अन्य शब्दों में क्या कहा जाता है? पर्यावरण। क्या बोला जाता है? पर्यावरण। अब पर्यावरण किन शब्दों से मिलकर बना है? दो शब्दों से मिलकर बना है, परि धन आवरण। परि को क्या बोला जाता है? चारों ओर, समझ गए? आवरण मतलब ढका हुआ, अर्थात जो हमारे चारों ओर जिससे हम घिरे हुए हैं उसे क्या बोला जाता है? वातावरण कहा जाता है। तो पर्यावरण दो शब्दों से मिलकर बना है, परि धन आवरण। परि मतलब चारों ओर और ढका हुआ, अर्थात हमारे चारों ओर जो आवरण है उससे हम जो ढके हुए हैं या उससे जो प्रभावित होते हैं उसी को क्या बोला जाता है? वातावरण कहा जाता है। तो हमारे चारों ओर दो रूपों में हम ढके हुए हैं, एक भौतिक वस्तुओं से, भौतिक वस्तु में प्राकृतिक वस्तु से घिरे हुए हैं, और दूसरा अभौतिक वस्तु अर्थात जिसे मानव ने बनाया है। ये दोनों ही चीजें मानव विकास को प्रभावित करती हैं, इसे ही क्या बोला जाता है? वातावरण कहा जाता है। तो आशा करता हूं आप वातावरण के विषय में समझ गए होंगे। ये बहुत पुरानी चीज है, इसके पहले भी आपने पढ़ा होगा। तो अब आइए वातावरण का परिभाषा। वातावरण या पर्यावरण की परिभाषा विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने क्या क्या इसके बारे में कहा। अब देखिए यहाँ वातावरण की परिभाषा में देखिए सबसे पहले एनएसटी की परिभाषा है। एनएसटी ने कहा वातावरण वह हर वस्तु है, मतलब वातावरण वह हर वस्तु है जो पैतृक गुण के अतिरिक्त, अर्थात जो अनुवांशिक गुण होते हैं जो माता पिता से बच्चों में आते हैं उसको छोड़कर प्रत्येक वस्तु को प्रभावित करती है। ये किसने कहा? एनएसटी ने कहा। फिर उसके बाद जिम्बर्ट ने कहा कि वातावरण प्रत्येक वस्तु है जो किसी अन्य वस्तु को घेरे हुए है। मतलब वातावरण क्या है? कि प्रत्येक वस्तु है जो किसी अन्य वस्तु को घेरे हुए है और उस पर क्या है? सीधा प्रभाव डालती है। फिर से देख लीजिए एनएसटी ने क्या कहा कि वातावरण वह हर वस्तु है जो पैतृक गुण के अतिरिक्त प्रत्येक वस्तु को प्रभावित करती है। जिम्बर्ट ने कहा कि वातावरण प्रत्येक वस्तु है जो किसी अन्य वस्तु को घेरे हुए है और वह उस पर सीधा प्रभाव डालती है। तो ये एनएसटी का स्टेटमेंट था और ये जिम्बर्ट का स्टेटमेंट था। इसके आगे अब उसके बाद उर्वरक महोदय आगे कहते हैं कि इसको हम चित्र के माध्यम से थोड़ा समझेंगे कि प्रत्येक बीज में वृक्ष बनाने की क्षमता होती है। प्रत्येक बीज में क्या होता है? वृक्ष बनाने की क्षमता होती है, अर्थात प्रत्येक बीज से वृक्ष पैदा होता है। प्रत्येक बीज से क्या पैदा होता है? वृक्ष पैदा होता है। तो उर्वरक ने क्या कहा कि प्रत्येक बीज में वृक्ष बनने की संभावना होती है, अर्थात प्रत्येक बीज से ही वृक्ष जो है बनता है, लेकिन उसका विकास किससे होता है? वातावरण के प्रभाव के कारण होता है। उर्वरक ने वातावरण के विषय में वृक्ष का उदाहरण दिया और कहा कि प्रत्येक बीज में वृक्ष बनाने की संभावना होती है या प्रत्येक बीज से वृक्ष का निर्माण होता है, लेकिन उसका विकास जो है वातावरण के प्रभाव के कारण होता है। ऐसा किसने कहा था? उर्वरक ने। अब अगली जो परिभाषा है वाटसन का है, बहुत महत्वपूर्ण परिभाषा है और ये बहुत बार पूछा गया है। वाटसन ने कहा कि तुम मुझे नवजात शिशु दो और फिर देखो मैं उसे इंजीनियर, डॉक्टर या चोर बना दूं। तो ऐसा इसने किसने कहा? वातावरण के लिए कहा। वातावरण के लिए कहा कि यदि कोई भी नवजात शिशु है, यदि उस पर वातावरण का अच्छा प्रभाव पड़ेगा
तो वह शिशु का विकास अच्छी प्रकार से होगा और वह आगे चल कर कोई न कोई योग्यता धारण करेगा। यदि उस पर वातावरण का नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा तो आगे चलकर वह जो है क्या हो जाएगा, अयोग्य हो जाएगा। तो इसी संदर्भ में वाटसन ने कहा कि तुम मुझे नवजात शिशु दो और मैं चाहूं तो उसे इंजीनियर, डॉक्टर या चोर भी बना सकता हूं। अब आइए, अब आप देखिए वातावरण के प्रकार। वातावरण सामान्यतः दो प्रकार के होते हैं, एक होता है आंतरिक वातावरण और दूसरा होता है बाह्य वातावरण। आंतरिक वातावरण मीन्स माँ के गर्भ का वातावरण, अर्थात जब बच्चा माँ के गर्भ में रहता है तो उस प्रकार का जो वातावरण पाया जाता है वो क्या कहलाता है, आंतरिक वातावरण कहा जाता है। जैसे इसमें कोशिका आ जाती हैं, गुणसूत्र आ जाते हैं, और जिस बाह्य वातावरण में भौतिक वातावरण होता है, और दूसरा होता है सामाजिक वातावरण, तीसरा आर्थिक वातावरण और चौथा सांस्कृतिक वातावरण और पांचवा है मनोसामाजिक वातावरण। भौतिक वातावरण मतलब जो प्राकृतिक वस्तुएं चारों ओर से व्यक्ति को घेरे हुई हैं वह किसमें आती हैं, भौतिक वातावरण में आती हैं। सामाजिक वातावरण में जो व्यक्ति समाज के वातावरण से घिरा हुआ है तो उसे क्या बोलते हैं, सामाजिक वातावरण कहा जाता है। आर्थिक वातावरण कहने का मतलब है इससे संबंधित धन से है, अर्थात जो व्यक्ति धन या अर्थव्यवस्था से, जो अर्थव्यवस्था के वातावरण में रहता है उसे क्या बोला जाता है, आर्थिक वातावरण। और अगला है सांस्कृतिक वातावरण। इसका अर्थ है सभ्यता एवं संस्कृति, अर्थात व्यक्ति जब सभ्यता एवं संस्कृति से घिरा होता है तो उसको सांस्कृतिक वातावरण कहा जाता है। पांचवा है मनोसामाजिक वातावरण, अर्थात एक व्यक्ति जब दूसरे व्यक्ति को प्रभावित करता है तो उसको बोला जाता है मनोसामाजिक वातावरण, अर्थात वो किसके तहत आता है, मनोसामाजिक वातावरण के तहत आता है। एक बार फिर से देख लें वातावरण के प्रकार में। पहला है आंतरिक वातावरण। आंतरिक वातावरण जब बच्चा माँ के गर्भ में रहता है तो वो उसका क्या होता है, आंतरिक वातावरण होता है। जैसे इसमें सेल हो गया, क्रोमोसोम्स हो गया, सेल की हिंदी होती है कोशिका, क्रोमोसोम्स की हिंदी होती है गुणसूत्र, और जीन्स, ये सब क्या है, आंतरिक वातावरण में आएंगे। और दूसरा है जब बच्चा जन्म के बाद बाहर आ जाता है तो वह उसका क्या होता है, बाह्य वातावरण। बाह्य वातावरण के तहत भौतिक वातावरण आता है, अर्थात जो प्राकृतिक वस्तुएं हैं वो जब जो व्यक्ति को घेरे रहती हैं वो किसके तहत आती हैं, भौतिक वातावरण के तहत आती हैं। दूसरा व्यक्ति समाज से घिरा हुआ है तो वह सामाजिक वातावरण के अंतर्गत आता है। आर्थिक वातावरण अर्थात व्यक्ति की आर्थिक स्थिति से संबंधित, अर्थात आर्थिक स्थिति क्या है तो वो क्या है, किसके तहत आता है, आर्थिक वातावरण के तहत आता है। फिर उसके बाद सांस्कृतिक वातावरण मतलब सभ्यता एवं संस्कृति से जब व्यक्ति घिरा होता है तो उसको बोला जाता है सांस्कृतिक वातावरण। मनोसामाजिक वातावरण जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को प्रभावित करता है तो उसे बोलते हैं मनोसामाजिक वातावरण। ये रहा वातावरण के प्रकार। प्रतिक्रिया प्रतिमानीकरण, ये एक शब्द है जो विविध परीक्षाओं में पूछा गया है, इसको समझाने का हम प्रयास करेंगे। प्रतिक्रिया प्रतिमानीकरण क्या होता है, जब कोई बालक अपने बड़ों के व्यवहार का निरीक्षण करके उसी प्रकार के व्यवहार को अपनाता है तो उसको क्या बोला जाता है, प्रतिक्रिया प्रतिमानीकरण। अर्थात जब कोई बालक जब कोई बालक बड़ों के व्यवहार को निरीक्षण करके उसी प्रकार के व्यवहार को अपनाता है तो उसे प्रतिक्रिया
प्रतिमानीकरण कहा जाता है। आशा करता हूं कि आप समझ गए होंगे इस शब्द के। अब जो है अगला जो है प्रेक्षण अधिगम। प्रेक्षण अधिगम बड़ों के व्यवहार से बालक सीखता है, तो उसे प्रेक्षण अधिगम कहा जाता है। उसे क्या कहते हैं? प्रेक्षण अधिगम कहते हैं। तो ये दो शब्द नोट कर लीजिएगा, ये बहुत बार आए हैं। इसके आगे अगला शब्द है, अब तीसरा है अंतर्दृष्टि चीर प्रतिष्ठित अनुकूलन। ये क्या होता है? ये होता है कि जब प्राणी के सामने कोई समस्या आती है तो वह संपूर्ण परिस्थितियों का अध्ययन करता है और अंतर्दृष्टि और सूझ के साथ उस समस्या का समाधान करता है। इसे क्या बोलते हैं? अंतर्दृष्टि चीर प्रतिष्ठित अनुकूलन कहा जाता है। अर्थात कोई भी व्यक्ति के सामने समस्या आएगी तो वो संपूर्ण परिस्थितियों को देखेगा और उसके बाद अपनी सूझ के द्वारा, अपने अंतर्दृष्टि के द्वारा उस समस्या का समाधान करेगा, तो उसे ही अंतर्दृष्टि चीर प्रतिष्ठित अनुकूलन कहा जाता है। अब है अभिक्रमायोजित अधिगम। इसे किसने दिया था? BF स्किनर ने दिया था। यह भी एक बार पूछा गया है, BF स्किनर। अर्थात जब अधिगम किसी योजना के तहत करते हैं तो उसे बोला जाता है अभिक्रमायोजित अधिगम। अर्थात शिक्षण करते वक्त कोई न कोई योजना बनाते हैं और उस योजना के अनुसार शिक्षण करते हैं जिससे कि अच्छा अधिगम हो सके, तो इसे क्या बोला जाता है? अभिक्रमायोजित अधिगम कहा जाता है। इसे किसने दिया था? BF स्किनर ने दिया था। चलिए अब आते हैं समान तत्व। समान तत्व किसे कहते हैं? इस धारणा को थॉर्नडाइक एवं वुडवर्ड ने दिया था और इन्होंने कहा कि जब दो विषय का अधिगम तभी संभव है, मतलब जब दो विषय में कोरिलेट किया जाए या उससे संबंध स्थापित किया जाए तो संबंध तभी स्थापित होगा जब दो विषयों में कोई समान तत्व होगा, तभी वह संबंध स्थापित किया जा सकता है दो विषयों में और उसी से सर्वोत्तम रूप से अधिगम किया जा सकता है। यही धारणा क्या कहलाती है? समान तत्व। इसे थॉर्नडाइक एवं वुडवर्ड ने दिया था। तो अब हमारा जो है ये पोर्शन कंप्लीट हो गया, वंशानुक्रम एवं वातावरण। इस वीडियो में हमने आपको वातावरण के विषय में बताया और कुछ कठिन शब्दों के विषय में बताया। ऐसे ही कल हम पढ़ेंगे आगे नेक्स्ट पार्ट और उसमें पाठ के साथ साथ कुछ कठिन शब्द होंगे और कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न होंगे। इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण प्रश्नों में वो प्रश्न होंगे जो हम आपको बता दे रहे हैं, उसमें से वैसे प्रश्न नहीं रहेंगे बल्कि उससे अलग प्रकार के प्रश्न रहेंगे और जो कठिन प्रश्न रहेंगे जिसको बोला जाता है कठिन के रूप में ये होता है और कभी कभी आपके समझ से परे रहता है। उन चीजों के बारे में कल के वीडियो में चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, फिर कल मिलेंगे।